दोस्तों, कभी कभी जिंदगी आपको वहां ले जाती है जहां जाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होता। एक अजनबी जगह, अनजान लोग और फिर अचानक एक ऐसा मोड़ जो आपकी पूरी तकदीर बदल देता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक भारतीय लड़का जो सिर्फ रोजी रोटी कमाने सऊदी गया था, लेकिन वहां उसे मिला वो जिसका उसने सपना भी नहीं देखा था। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा मोहल्ला, यही रहता था रिजवान। बचपन से ही घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थी। पिता का देहांत जल्दी हो गया था, माँ बूढ़ी हो चुकी थी और 2 छोटे भाई पढ़ाई कर रहे थे। बहन की शादी की फिक्र भी थी। रिजवान ने 10वीं के बाद ही ट्रक चलाना सीख लिया था। पहले गांव के अंदर छोटे छोटे काम करता, फिर दिल्ली एनसीआर के ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर बन गया। लेकिन कमाई इतनी कम थी कि घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। एक दिन मोहल्ले के एक बड़े भाई ने सलाह दी, रिजवान, सऊदी में ड्राइवर की बहुत डिमांड है, वहां की तनख्वाह भी अच्छी है। अगर तू वीजा और टिकट का इंतजाम कर ले तो तेरी किस्मत बदल सकती है। ये बात रिजवान के दिल को लग गई। उसने कर्ज लेकर पासपोर्ट बनवाया, एजेंट को पैसे दिए और कुछ ही हफ्तों में उसे दमाम की ड्राइविंग जॉब का वीजा मिल गया। सऊदी अरब दमाम, गर्म हवा, चारों तरफ रेत और ऊंची ऊंची इमारतें। पहली बार विदेश जाने का उसे बहुत उत्साह तो था, लेकिन डर भी कि अकेले नए देश में कैसे संभालेगा। पहले कुछ महीने अच्छे गए। रिजवान एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक चलाने लगा, माल लेकर अलग अलग शहरों में जाता और हर महीने घर पैसे भेजता। लेकिन किस्मत के खेल देखो, 6 महीने बाद कंपनी अचानक बंद हो गई, वो भी बिना नोटिस के। नौकरी हाथ से चली गई और पास में सिर्फ कुछ 1000 रियाल ही बचे। एक दिन रिजवान को रियाद में काम का ऑफर मिला, लेकिन उसके पास वहां तक जाने का किराया भी मुश्किल से था। धूप से तपती दोपहर में बैग कंधे पर डालकर वो सड़क किनारे खड़ा था। लिफ्ट का इंतजार कर रहा था। पसीना चेहरे से बह रहा था और प्यास से हालत खराब। तभी एक पुराना सा ट्रक उसके पास आकर रुका। खिड़की से एक बुजुर्ग आदमी ने झांक कर कहा, किधर जाना है बेटा? रिजवान ने कहा, रियाद। अगर लिफ्ट मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र। बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं भी रियाद जा रहा हूँ, बैठ जाओ। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? रिजवान, गाजियाबाद, इंडिया से। मैं हसन अल फारूक, दमाम का रहने वाला। रास्ते भर दोनों की बातें हो रही थी। हसन ने पूछा, कितने वक्त से यहाँ हो? रिजवान ने अपने हाल बताए, नौकरी छूटना, पैसों की तंगी और नए काम की तलाश। कुछ देर सोचकर हसन ने कहा, देखो बेटा, मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, लेकिन अब उम्र हो गई है। मेरे पास कई गाड़ियां हैं, लेकिन चलाने वाला भरोसेमंद चाहिए। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रहकर काम कर लो। रिजवान के लिए ये सुनहरा मौका था। उसने तुरंत हामी नहीं भरी। उसने कहा, शुक्रिया, लेकिन मुझे सोचने दीजिए। रियाद पहुंचकर हसन ने अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रिजवान को ठहराया। अगले दिन हसन खुद आया और बोला, अगर तुम्हें भरोसा है तो अभी मेरे साथ चलो, तनख्वाह भी दूंगा और रहने खाने का इंतजाम भी। रिजवान ने सोचा, अजनबी शहर में बिना नौकरी, अल्लाह ने शायद यही रास्ता लिखा है। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, ठीक है शेख साहब, मैं तैयार हूँ। दमाम लौटकर रिजवान ने हसन के साथ काम शुरू किया। सुबह सुबह उठना, ट्रक की सफाई, माल लादना, समय पर डिलीवरी करना, हर काम वो पूरी ईमानदारी से करता। धीरे धीरे हसन का घर भी उसके लिए खुल गया। मरियम, हसन की बीवी, उसे बेटा मानने लगी। बड़ी बेटी सारा पर्दे में रहती, लेकिन घर के आंगन से चुपचाप रिजवान की मेहनत देखती रहती। रिजवान को नहीं पता था कि यह सिलसिला सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहेगा। किस्मत अभी उसे एक और बड़ा तोहफा देने वाली थी। दोस्तों, कहते हैं कि असली मोहब्बत अक्सर वहीं से शुरू होती है जहां आपको लगता है कि यह नामुमकिन है। रिजवान के लिए भी सारा सिर्फ हसन की बेटी थी, एक इज्जतदार घर की लाडली, और वो खुद एक मजदूर, एक मुसाफिर था। दमाम में काम करते हुए 2 महीने हो चुके थे। हसन का घर बड़ा था, लेकिन उसमें सख्त इस्लामी माहौल था। सारा और उसकी माँ मरियम पूरी तरह पर्दा करती। सारा को रिजवान ने सिर्फ 1-2 बार ही दूर से देखा था। एक बार आंगन में कपड़े सुखाते हुए और दूसरी बार खिड़की से किताब पढ़ते हुए। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी उसकी नजर सारा पर पड़ती, दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती। वो नजरें झुका लेता, लेकिन मन में उसकी तस्वीर बार बार घूम जाती। एक शाम हसन ने रिजवान से कहा, कल हमें जद्दा जाना है, माल भी डिलीवर करना है
और एक रिश्तेदार से मिलना है। सुबह फजर के बाद तैयार रहना। अगले दिन गाड़ी में हसन, मरियम और पीछे पर्दे के अंदर बैठी सारा भी थी। रिजवान ड्राइव कर रहा था और पीछे से सारा की धीमी धीमी बातें सुनाई दे रही थी। वो अपनी माँ से कुरान की तिलावत के बारे में पूछ रही थी। उसकी आवाज नर्म, मीठी और दिल में उतर जाने वाली थी। रिजवान ने सोचा ये लड़की किसी परी जैसी है और मैं तो बस एक आम इंसान। जद्दा का सफर लंबा था। रास्ते में रेगिस्तान का सूनापन, तेज धूप और दूर दूर तक ऊंटों के काफिले दिखते। एक जगह हसन ने आराम के लिए गाड़ी रोकी। मरियम और सारा पास के महिला इंतजाम वाले हिस्से में चली गई और रिजवान चाय लेने लगा। चाय वाला बूढ़ा अरब पूछ बैठा, कहाँ से हो? रिजवान ने बोला, इंडिया से। बूढ़ा मुस्कुराया और कहने लगा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। मेहनती लोग ही दूर तक जाते हैं। जद्दा पहुंचकर हसन अपने रिश्तेदार के घर चला गया। रिजवान को बाहर इंतजार करना था, लेकिन शाम को जब वापसी का समय आया तो एक छोटा हादसा हो गया। मरियम का पैर सीढ़ियों में फंस गया और वो हल्की सी गिर पड़ी। हसन परेशान हो गया। अब लंबा सफर मुश्किल होगा, हमें यही रुकना होगा। रात का ठिकाना एक गेस्ट हाउस में किया गया। सारा अपनी माँ की सेवा में लगी रही। रिजवान कमरे के बाहर बैठा था। तभी दरवाजा थोड़ा खुला और सारा की आवाज आई, भाई रिजवान, क्या आप पास की दुकान से दवा ला सकते हैं? यह पहली बार था जब सारा ने सीधे उससे बात की। रिजवान ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और तुरंत दवा लेने चला गया। वापस आया तो सारा ने पर्दे के पीछे से हाथ बढ़ाकर दवा ली और धीमे से कहा, शुक्रिया। उस एक शब्द में जितनी नरमी थी, उसने रिजवान के दिल में एक अजीब सा सुकून भर दिया। दमाम लौटने के बाद रिजवान और सारा के बीच सीधी बातें तो नहीं होती, लेकिन अब घर में एक अनदेखा रिश्ता सा बनने लगा था। कभी आंगन में से होकर गुजरते हुए सारा की चूड़ियों की आवाज सुनाई देती, तो कभी ऊपर से पानी का जग भेजते हुए मरियम के साथ उसका नाम सुनाई देता। एक दिन जब हसन घर पर नहीं था, मरियम ने रिजवान को बुलाया। बेटा, जरा छत का पंखा ठीक कर दो, सारा के कमरे में बहुत गर्मी है। रिजवान औजार लेकर ऊपर गया। सारा पर्दे में बैठी थी, लेकिन हल्की हवा से उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए दिखाई दे गया। गोरी, मासूम और आंखों में एक अजीब सी चमक। दोनों की नजरें एक पल को मिली, फिर सारा ने नजरें झुका ली। रिजवान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी जल्दी काम खत्म किया और नीचे उतर आया। दोस्तों, कहानी अब सिर्फ एक ड्राइवर और मालिक के घर तक सीमित नहीं रही थी। यहाँ कुछ ऐसा पनप रहा था जो न बोलकर भी सब कुछ कह रहा था। लेकिन यह सऊदी अरब था, जहाँ एक गैर महरम से नजदीकी सिर्फ नामुमकिन नहीं बल्कि खतरनाक भी थी। आने वाले दिनों में यह खामोश रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाला था जहां या तो इसे नाम मिलना था या हमेशा के लिए खत्म हो जाना था। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन वही पूरे सफर का रुख बदल देते हैं। रिजवान और सारा के बीच जो रिश्ता अभी बस खामोश नजरों से और हल्की सी मुस्कानों में था, वो अब एक ऐसे इम्तिहान में पड़ने वाला था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक शाम हसन अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठा था। बातें घूमते घूमते नौजवानों पर आ गई। कौन मेहनती है, कौन भरोसेमंद और किस पर घर की जिम्मेदारी डाली जा सकती है। हसन के एक दोस्त ने कहा, तुम्हारा वो ड्राइवर, क्या नाम है उसका? रिजवान, वो बहुत ईमानदार लगता है। हसन ने सिर हिलाया। हाँ, बेटे जैसा है। हमारे घर का काम भी देखता है और बाहर भी। कभी उंगलियां उठाने का मौका नहीं दिया। यही एक और दोस्त हंसकर बोला, अरे हसन, फिर तो इसको तो अपना दामाद बना लो। कम से कम गाड़ी और कारोबार संभालने वाला भरोसेमंद आदमी होगा। ये बात मजाक में कही गई थी, लेकिन हसन के मन में एक हल्की सी चिंगारी जलाई गई। वो जानता था कि सारा जैसी लाडली बेटी के लिए वो हमेशा सऊदी के अच्छे घराने के लड़कों को सोचता रहा था, लेकिन क्या एक हिंदुस्तानी लड़का, और वो भी ड्राइवर, उसके सपनों के ख्वाब में फिट बैठ सकता है? उसने इस ख्याल को हिला दिया, लेकिन पूरी तरह मिटा नहीं पाया। कुछ दिनों बाद एक और वाकया हुआ। मरियम और सारा बाजार गई थी। सारा ने एक पुराना सा बैग उठाया जिसमें थोड़ी कसर थी। चलते चलते बैग का हैंडल टूट गया और सामान सड़क पर गिर गया। भीड़ में से रिजवान ने देखा और दौड़कर पहुंचा। बिना कुछ कहे उसने बैग समेटा, सामान रखा और अपने कंधे पर डाल लिया। सारा ने धीमे से कहा, शुक्रिया, और मरियम मुस्कुरा दी। लेकिन आसपास खड़े लोगों में से एक ने हसन तक ये खबर पहुंचा दी
कि तुम्हारा ड्राइवर तो तुम्हारी बेटी के साथ सड़क पर था। हसन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वो देर तक सोचता रहा, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या अल्लाह का कोई इशारा। दूसरी तरफ रिजवान की हालत भी बदलने लगी थी। वो सारा से बात करने का मौका तलाशता नहीं था, लेकिन जब भी घर में उसके कदमों की आहट आती, दिल की धड़कन तेज हो जाती। रात को ट्रक चलाते हुए रेगिस्तान के सन्नाटे में वो सोचता, ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ, क्या ये गलत है? क्या एक मजदूर की मोहब्बत किसी अमीर घर की बेटी से हो सकती है? एक दिन मरियम ने रिजवान को बुलाकर कहा, बेटा, कल हमारी एक बड़ी मेहमान नवाजी है, कुछ सामान लाना है। लिस्ट में खाने पीने के अलावा कुछ सजावट की चीजें थी। जब रिजवान सामान लेकर लौटा तो मरियम ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें घर के काम में मदद करते देख अच्छा लगता है, अल्लाह तुम्हारा भला करे। सारा दूर खड़ी सुन रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो रिजवान की तारीफ सुनकर खुश हो रही हो। उस रात जब वो सब सो चुके थे, रिजवान छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। अचानक ऊपर के आंगन से हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। उसने देखा सारा अपने कमरे की खिड़की से आसमान देख रही थी। दोनों की नजरें मिली, एक पल, दो पल, फिर सारा ने खिड़की धीरे से बंद कर ली। लेकिन उस पल में जैसे दोनों ने बिना बोले कुछ कह दिया हो। दोस्तों, ये छोटे छोटे लम्हे मिलकर एक बड़ी कहानी लिख रहे थे। लेकिन सऊदी की जमीन पर, जहां कानून और समाज की दीवारें ऊंची थी, इन दीवारों को पार करने की कोशिश या तो मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रूप बन सकती थी या बर्बादी का सबसे खतरनाक रास्ता। और अब ऐसा वाकया होने वाला था जो दोनों के दिलों में छुपी भावनाओं को पहली बार सामने ला देगा। दोस्तों, कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां या तो दिल की बात जुबान पर आ जाती है या फिर हमेशा के लिए दब जाती है। रिजवान और सारा की जिंदगी अब ऐसे ही एक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। उस दिन सुबह से ही मौसम बदला बदला था। रेगिस्तान की हवा में ठंडक थी और आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। हसन किसी काम से बाहर गए हुए थे। मरियम भी अपनी बहन के घर मिलने गई थी। घर में सिर्फ दो लोग थे, रिजवान और सारा। रिजवान आंगन में पानी के मोटर की मरम्मत कर रहा था। अचानक ऊपर से आवाज आई, भाई रिजवान, जरा मदद करेंगे? रिजवान ने सिर उठाया और देखा, सारा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी, बिना चेहरे का घूंघट ढके। उस पल रिजवान की सांस थम सी गई। उसने पहली बार उसे पूरी तरह देखा। गोरी, नर्म चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक गहराई जो जैसे सीधे दिल में उतर रही थी। सारा ने इशारा किया, मेरा पानी का घड़ा ऊपर ले आए, नीचे से खींचना मुश्किल हो रहा है। रिजवान सीढ़ियों से ऊपर गया, घड़ा उठाया और जैसे ही उसे पकड़ाने लगा, दोनों के हाथ एक पल को छू गए। उस एक स्पर्श में न जाने कितनी बातें छुपी थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस वो खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। उसी वक्त अचानक बाहर से दरवाजे की आवाज आई। दोनों चौंक गए। सारा ने जल्दी से घूंघट लिया और अपने कमरे में चली गई और रिजवान नीचे उतर आया। दरवाजे पर हसन थे, लेकिन उनके हाथ में बाजार का सामान था, मतलब उन्हें कुछ पता नहीं चला था। रिजवान ने राहत की सांस ली, लेकिन दिल की धड़कन अब भी तेज थी। उस शाम सारा अपने कमरे में बैठी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। वो सोच रही थी, ये कैसा रिश्ता है, न मैंने इसे नाम दिया ना उसने, लेकिन क्यों इसका ख्याल मेरे दिल में घर करता जा रहा है। रिजवान भी अपने कमरे में बेचैन था। अल्लाह, अगर ये गलत है तो मेरे दिल से इसे निकाल दे, लेकिन अगर इसमें कोई भलाई है तो रास्ता आसान कर दे। अगले दिन मरियम ने सारा को बाजार ले जाने के लिए कहा और हसन ने गाड़ी चलाने का काम रिजवान को सौंपा। बाजार में भीड़ थी, लेकिन एक अजीब बात हुई। हर बार जब सारा कुछ देखती, वो रिजवान की तरफ देखती, जैसे उसकी राय मायने रखती हो। मरियम ने यह नोटिस किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उनके चेहरे पर एक हल्की सी सोच छा गई। रात को मरियम ने हसन से कहा, सारा अब बड़ी हो गई है, उसके लिए अच्छा रिश्ता देखना चाहिए। हसन ने सिर हिलाया, हाँ मैं देखूंगा, लेकिन हमारी जात और खानदान का भी ख्याल रखना होगा। मरियम ने बस इतना कहा। रिजवान मेहनती है, ईमानदार है और सारा की मदद भी करता है। हसन ने चौंक कर देखा, तुम क्या कह रही हो? मरियम मुस्कुरा दी, कुछ नहीं, बस सोच रही थी। दोस्तों, यही से कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था।
अब सिर्फ दिल में छुपी मोहब्बत नहीं बल्कि घर के बड़े भी इस ख्याल को महसूस करने लगे थे। लेकिन सऊदी समाज में एक अमीर घर की लड़की का एक भारतीय प्रवासी से मुसाफिर से शादी करना यह आसान नहीं था और अगले कुछ हफ्तों में रिजवान और सारा की कहानी एक ऐसे इम्तिहान में पड़ेगी जहां या तो उन्हें सब कुछ मिलेगा या सब कुछ खोना पड़ेगा। दोस्तों, मोहब्बत की सबसे बड़ी दुश्मन सिर्फ दूरी नहीं होती, कई बार सबसे बड़ा खतरा लोगों की जुबानें होती है। और जब ये जुबानें सऊदी अरब जैसे माहौल में चल पड़े तो एक अफवाह भी पहाड़ बनकर जिंदगी उलट सकती है। हसन का घर दमाम के एक पुराने लेकिन इज्जतदार मोहल्ले में था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और हर छोटी बड़ी बात पलक झपकते पूरे इलाके में फैल जाती थी। कुछ दिनों में मोहल्ले की औरतों ने नोटिस करना शुरू किया कि हसन की बेटी सारा अब अक्सर गाड़ी में उसी हिंदुस्तानी ड्राइवर के साथ दिखती है, कभी बाजार, कभी अस्पताल, कभी किसी रिश्तेदार के घर। एक दिन पड़ोस की एक औरत ने मरियम से चाय पर मिलने के दौरान सीधा पूछ लिया, बहन, ये तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादा नजदीक नहीं हो रहा? मरियम ने हंसकर टाल दिया, अरे नहीं नहीं, वो तो बेटे जैसा है। लेकिन अंदर से उनका दिल धड़कने लगा, क्या सच में लोग कुछ नोटिस कर रहे हैं? उधर रिजवान को भी इसका एहसास होने लगा। एक दिन जब वो बाजार से सब्जी लेकर लौट रहा था, दो नौजवान अरब लड़के आपस में फुसफुसा रहे थे और हंस रहे थे। देखो देखो, ये वही है हसन के घर का ड्राइवर। रिजवान ने उनकी तरफ देखा लेकिन कुछ कहे बिना आगे बढ़ गया। फिर भी ये बात उसके दिल में चुभ गई। शाम को हसन घर आया तो उसके चेहरे पर गुस्से के निशान थे। उसने रिजवान को बुलाया, बाजार में तुमने मेरी बेटी के साथ कैसे बात की? क्या तुम्हें अपने हद की समझ नहीं? रिजवान चौंक गया। हसन भाई, मैंने तो बस सामान पकड़ाने में मदद की थी। हसन ने सख्ती से कहा, मदद की भी एक हद होती है। तुम हमारे मेहमान हो लेकिन अपनी औकात मत भूलो। ये बातें रिजवान के सीने में तीर की तरह लगी, लेकिन उसने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। उस रात सारा अपने कमरे में बेचैन थी। उसे पता था कि बाजार वाली बात एक बहाना थी, असल में लोग उनके बारे में बातें बनाने लगे थे। उसने चुपके से एक छोटा सा कागज निकाला और कुछ लिखा, मुझे नहीं पता ये सब कहा जाएगा, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा तो हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अगले दिन उसने वो कागज एक किताब के अंदर रखकर मरियम से कहा, ये किताब रिजवान को दे देना, इससे पंखे का काम ठीक हो जाएगा। मरियम ने बिना शक की ये किताब रिजवान को दे दी। जब रिजवान ने किताब खोली और वो पर्ची देखी, उसके हाथ कांप गए। उसने वो शब्द पढ़े और उसकी आंखें नम हो गई। उसे पहली बार यकीन हुआ कि सारा भी वही महसूस करती है जो वो इतने महीनों से अपने दिल में दबाए हुए है। लेकिन मोहल्ले में अफवाहें थमने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ औरतें मरियम के कान में बातें डालने लगी, देख लेना बहन, ये हिंदुस्तानी लड़के बहुत चालाक होते हैं, कहीं तुम्हारी इज्जत पर दाग न लग जाए। मरियम ने कई बार हसन को समझाया कि रिजवान भरोसेमंद है, लेकिन हसन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन मामला अपने चरम पर आ गया। हसन का एक करीबी रिश्तेदार अब्दुल करीम घर आया। बातों बातों में उसने कह दिया, मैंने सुना है तुम्हारी बेटी और तुम्हारा ड्राइवर एक दूसरे के काफी करीब है। ये तो हमारी बिरादरी में बहुत बुरा माना जाएगा। हसन का चेहरा लाल हो गया। उसने उसी वक्त तय कर लिया कि इस मामले को खत्म करना होगा। या तो रिजवान को नौकरी से निकालकर वापस इंडिया भेजना होगा या फिर सारा को जल्दी से शादी के बंधन में बांधना होगा। दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां एक तरफ मोहब्बत थी, भरोसा था, और दूसरी तरफ समाज की दीवारें, अफवाहें और इज्जत का सवाल। अगला कदम जो हसन उठाने वाला था वो या तो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा या इसका सबसे दर्दनाक अंत। हसन ने अगले ही हफ्ते सारा के लिए एक रिश्ता बुला लिया। एक सऊदी लड़का, पढ़ा लिखा, अच्छे घराने से और कारोबार में भी सफल। घर में मेहमान आए, चाय खजूर रखी गई और सारा को सजाकर बुलाया गया। रिजवान रसोई में खड़ा सब देख रहा था। हर हंसी, हर बातचीत उसके दिल में तीर की तरह लग रही थी। क्या बस इतना ही था? महीनों की मेहनत, भरोसा और वो चुपचाप नजरें, सब खत्म। उस रात सारा के कमरे में एक मोमबत्ती जली थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं मजबूर हूं लेकिन दिल किसी और के पास है। अगले दिन जब घर खाली था, सारा आंगन में आई और रिजवान को रोककर कहा, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह दो, शायद कल मौका ना मिले। रिजवान का गला सूख गया लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ सारा, अल्लाह गवाह है मेरी नीयत पाक है। सारा की आंखों में आंसू थे। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ लेकिन अब सब हमारे हाथ में नहीं। दोनों खामोश हो गए जैसे वक्त रुक गया हो। हसन को किसी तरह इस मुलाकात की खबर लग गई। उसने गुस्से में रिजवान को बुलाकर कहा, आज से तुम इस घर में कदम नहीं रखोगे। सारा चीख पड़ी, अब्बा ये गुनहगार नहीं है,
लेकिन हसन ने उसकी एक ना सुनी। रिजवान बाहर निकल गया, दिल टूटा हुआ, लेकिन आंखों में अभी एक उम्मीद बाकी थी, शायद अल्लाह कोई रास्ता बना दे। रिजवान अकेला अपने कमरे में बैठा था, तभी हसन का पुराना दोस्त अबू सईद मिलने आया। उसने रिजवान की पूरी कहानी सुनी और कहा, अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो निकाह का तरीका है, शर्तें हैं, लेकिन तुम्हें हिम्मत चाहिए। अबू सईद ने सारा से भी बात की, वो तैयार थी। मैं बस रिजवान के साथ जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। रात के अंधेरे में अबू सईद, रिजवान और सारा एक छोटी सी कार में बैठकर मस्जिद पहुंचे। 2 गवाह पहले से मौजूद थे। इमाम ने निकाह पढ़ाया, कबूल है। रिजवान और सारा दोनों ने 3 बार कहा कबूल है। निकाह हो गया, लेकिन ये कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि सुबह होने से पहले हसन को सब पता चलने वाला था और उसका गुस्सा इस मोहब्बत की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। सुबह होते ही हसन के कानों में खबर पहुंच गई, सारा और रिजवान ने निकाह कर लिया है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, फिर लाल हो गया। इज्जत मिट्टी में मिल गई, वो चिल्लाया। हसन सीधे मस्जिद पहुंचा। रिजवान और सारा वहां अबू सईद के साथ बैठे थे। तुमने मेरे भरोसे को धोखा दिया, उसकी आवाज मस्जिद के दीवारों में गूंज उठी। सारा ने सीना तान कर कहा, अब्बा, मैं अपने दिल और अल्लाह की मर्जी से निकाह किया है, इसमें कोई हराम नहीं, कोई गुनाह नहीं। हसन चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में बदला था। मोहल्ले में खबर आग की तरह फैल गई। औरतें कानाफूसी करने लगी, मर्द ताने मारने लगे, हसन की बेटी एक हिंदुस्तानी से। हसन के घर पर रिश्तेदारों का तांता लग गया, ये शादी रद्द करवाओ वरना बिरादरी में तुम्हारा कोई नाम नहीं रहेगा, एक चाचा ने सख्ती से कहा। सारा और रिजवान एक कमरे में बंद अल्लाह से दुआ कर रहे थे, हमें सब्र और हिम्मत दे। हसन ने रात को रिजवान को बुलाया, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, या तो सारा को छोड़ दो या फिर मेरे गुस्से का सामना करो। रिजवान ने नरमी से कहा, मैं सारा को छोड़ सकता हूँ अगर वो कहे। सारा ने तुरंत कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया, बस दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। अबू सईद ने चुपके से दोनों को सलाह दी, यहाँ रहोगे तो नफरत और बढ़ेगी, जाओ कहीं दूर नया घर बसाओ। रात के अंधेरे में एक छोटी बस में बैठकर रिजवान और सारा दमाम से निकल पड़े। खिड़की से बाहर देखते हुए दोनों की आंखों में डर भी था और एक नई जिंदगी का सपना भी। कुछ महीनों बाद भारत के एक छोटे से शहर में रिजवान और सारा का एक सादा सा घर बन चुका था। वो खुश थे, ना गरीबी का गिला ना तानों का डर। सारा ने एक सुबह कहा, हमारी मोहब्बत आसान नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने हमें साथ रखा। रिजवान मुस्कुराया, और यही हमारी जीत है। दोनों ने आसमान की तरफ देखा, जहां नया सूरज उनके नए सफर की गवाही दे रहा था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर अभी तक आपने हमारे पठान वॉइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना।